तो आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं नकारात्मक विचारों और ये जो ज्यादा सोचने की आदत होती है ना, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास एक गाइड है, कुछ अच्छी प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। ये गाइड ना मानसिक जागरूकता और प्रैक्टिस पर काफी जोर देता है। तो मकसद यही है कि इन तकनीकों को समझें, देखें कि भाई असल जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अपने विचारों के बारे में जानना है ना, जागरूक होना। हाँ, ये पहला कदम है। तो जब वो नेगेटिव ख्याल आते हैं मन में, तो गाइड कहता है कि रुक कर उन पर ध्यान दो। उन्हें लिख लेने की भी बात है उसमें। जी। उससे क्या होता है? लिखने से? देखिए, लिखने से ना वो विचार जो सिर में घूमते रहते हैं वो कागज पर आ जाते हैं। अच्छा। गाइड में इसे एक तरह से बाहरी बनाना कहा गया है। मतलब दिमाग फिर उन्हें अपनी समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग चीज की तरह देख पाता है। और फिर खुद से ये पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या ये सोच वाकई किसी काम की है या बस मैं कोई कहानी बना रहा हूँ। ये सवाल मतलब उन विचारों की ताकत कम कर देता है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें कि सिर्फ अच्छा सोचने की कोशिश मत करो। हाँ, वो नकली पॉजिटिविटी वाली बात। बिल्कुल। उसकी जगह कहा गया है कि विचारों को एक बैलेंस्ड, संतुलित नजरिए से बदलो। ये कैसे होता है? हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से थोड़ा अलग है। इसमें लॉजिक, तर्क का इस्तेमाल होता है। अच्छा। अपने नेगेटिव विचार को पकड़िए और पूछिए, अच्छा, इसके सपोर्ट में क्या सबूत है मेरे पास, और क्या इसके खिलाफ भी कुछ है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए विचार आता है, मैं तो फेलियर हूं। तो इसकी जगह ये सोचना कि ठीक है, मुझसे इस एक काम में गलती हुई, पर मैं इससे सीख सकता हूं। ये ज्यादा सच्चा लगता है। बिल्कुल, ये सच्चाई के ज्यादा करीब है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। ये भी एक तरह की माइंडफुलनेस ही है, विचारों को यूं ही मान लेने की बजाय उनकी जांच पड़ताल करना। ठीक है। तो विचारों को चुनौती दे दी, पर कई बार दिमाग फिर भी उन्हीं में घूमता रहता है। हाँ, होता है ऐसा। यहाँ गाइड बात करता है वर्तमान पल में रहने की, ग्राउंडिंग टेक्निक्स की। उसमें एक 5-4-3-2-1 तकनीक का जिक्र है। ये क्या चीज है? जी, ये ग्राउंडिंग तकनीक हमें विचारों के जाल से निकालकर हमारी इंद्रियों के जरिए आसपास की असलियत से जोड़ती है। कैसे? आप जहां भी हैं, बस रुकिए और ध्यान दीजिए। 5 चीजें जो आपको दिख रही हैं। अच्छा। 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं। 3 आवाजें जो सुनाई दे रही हैं। 2 गंध जो आप महसूस कर पा रहे हैं, और एक स्वाद या मुंह के अंदर का एहसास। अच्छा, ये तो बड़ा सीधा सा तरीका है। हाँ, और ये दिमाग को उस चिंता वाली पटरी से उतारने का एक बहुत तेज तरीका है। गहरी सांस लेना भी इसी तरह काम करता है। वो शरीर का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसे शांत करता है। ये सब क्या कहते हैं, वर्तमान में टिके रहने के अभ्यास हैं। गाइड में एक और तरीका बताया है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा सुनने में। वो है ज्यादा सोचने के लिए एक टाइम फिक्स कर लेना। हाँ, वरी टाइम। क्या सच में रोज थोड़ी देर चिंता करने का टाइम निकालने से कुछ होता है? सुनने में भले ये उल्टा लगे, पर ये काम करता है। कैसे? इसका साइकोलॉजिकल असर ये है कि आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि देखो, चिंता का भी एक तय समय और जगह है। वो पूरे दिन पर हावी नहीं हो सकती। अच्छा। जैसे मान लीजिए रोज शाम 15 मिनट तय कर लिए। ठीक है। अब अगर उस तय समय के बाद कोई चिंता वाला विचार आता है तो उसे बस नोट कर लिया और खुद से कहा, ठीक है, इस पर शाम 7 बजे सोचूंगा। उसे टाल दिया उस वक्त के लिए। जी, ये उन विचारों को एक दायरे में रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस नेगेटिव सोच को और बढ़ाती हैं, ट्रिगर्स की। हाँ, ये भी जरूरी है। गाइड में सोशल मीडिया और नेगेटिव माहौल के असर की बात है, और एक्शन लेने की क्या भूमिका है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा सोचना अक्सर टाल मटोल से जुड़ा होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोशल मीडिया पर दूसरों की वो परफेक्ट सी दिखने वाली जिंदगी, हाँ, या लगातार नेगेटिव खबरें पढ़ना, ये हमारे सोचने के तरीके को बिगाड़ सकता है। हाँ, इनसे थोड़ी दूरी बनाना या कम इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। सही। और हाँ, ज्यादा सोचना अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम प्रॉब्लम पर एक्शन लेने के बजाय सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो गाइड ये सुझाता है कि किसी बड़े काम को ना छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें और बस अगले कदम पर ध्यान दें। इससे लगता है कि कुछ कंट्रोल में है। बिल्कुल, नियंत्रण का एहसास मिलता है। और ध्यान भटकाने वाली एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज करना, हाँ, डिस्ट्रैक्शन, गाइड कहता है इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए और खुद पर थोड़ी नरमी बरतना क्यों जरूरी है। देखिए, जो रचनात्मक काम है या व्यायाम है या प्रकृति में घूमना, ये चीजें दिमाग को रीसेट करने में मदद करती हैं। जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ना, हाँ। वैसा ही। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जरूरी भावनाओं से भागने का तरीका ना बन जाए।
ये रीसेट बटन है, एस्केप बटन नहीं। अच्छा पॉइंट है। और आत्मकरुणा यानी खुद पर दया, वो तो बेहद जरूरी है। अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो खुद को कोसने की बजाय खुद से वैसे ही बात करें जैसे किसी परेशान दोस्त से करते। कोई बात नहीं, ये मुश्किल है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत जरूरी बात है जी। और अगर मान लीजिए ये सब तरीके आजमा लिए पर फिर भी वो विचार बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं तो? हाँ, अगर ऐसा लगे कि विचार काबू से बाहर हैं और रोज की जिंदगी में बहुत दिक्कत दे रहे हैं, तो फिर प्रोफेशनल मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे थेरेपी? बिल्कुल। थेरेपी, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे CBT कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो सोच और व्यवहार के पैटर्न बदलने पर फोकस करती है और इस मामले में बहुत असरदार हो सकती है। तो कुल मिला के हमने कई जरूरी पहलू देखे जो उस गाइड में बताए गए हैं। विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना, वर्तमान में रहना, चिंता का समय तय करना, एक्शन लेना और हाँ, खुद पर नरमी बरतना। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि इन सभी तकनीकों में ना लगातार अभ्यास लगता है। एकदम से नहीं होता। नहीं, ये जैसे मसल्स बनाते हैं ना, वैसा ही है। समय लगता है, मेहनत लगती है, बदलाव धीरे धीरे ही आता है, पर छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? एक सवाल जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं वो ये है कि इन सभी तकनीकों में से कौन सी एक तकनीक है जिससे आजमाने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी और क्यों ऐसा लगता है कि वो अभी सबसे ज्यादा मददगार हो सकती है?